हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इसी के साथ अब हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में मेनली हमने पढ़ लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, बाकी हमने जलियनवाला बाग मास्कर के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम मेनली शुरू करने वाले हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ही मिल जाएगा फुल प्लेलिस्ट का, तो उसे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियोस वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी और कब से शुरू हुई थी? तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी वो शुरू हुई थी जनवरी में 1921 में। बहुत सारी सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ईच सोशल ग्रुप हैड देयर ऑन एस्पिरेशन, क्योंकि मेन था सब लोग उस समय यूनिटी नहीं थी इतनी ज्यादा इंडिया में, तो इसीलिए सबका एक अलग अलग एम था कि भाई हमें, कुछ लोगों का ये था कि हमें भाई भाई आजाद होना है, कुछ लोगों का ये था कि बस हमारे को थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए उस हिसाब से। बट ऑल फॉर टुगेदर फॉर द स्वराज, पर सबका मेन एक ही फंक्शन, मतलब एक ही काम था और एक ही मतलब था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था, वो की था स्वराज। स्वराज मतलब कि इंडिपेंडेंस। बट द टर्म मीन डिफरेंटली फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, मतलब के लिए जो फ्रीडम थी वो सबके लिए अलग अलग थी। अगर हम एक फार्मर से पूछे कि उसके लिए फ्रीडम क्या है, तो वो तो बस यही कहेगा कि मुझे बस इतनी फ्रीडम चाहिए कि मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा किसी के टैक्सेस पे ना करे, मतलब कि उसे कोई भी टैक्सेस पे ना करने पड़े। और वहीं अगर हम किसी भी बड़े इंसान, जो अमीर इंसान होगा, तो वो बस ये कहेगा कि इंडिया जो है एक आजाद हो जाए। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स थे। कॉजेस, इसके अब कौन कौन से कॉजेज होते हैं? तो सबसे पहला हो गया था खिलाफत इशू। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें। उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है रॉलेट एक्ट वगैरह सबके बारे में। खिलाफत इशू क्या होता है? आफ्टर द रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी फेल्ट टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, क्योंकि मेन तो भाई रॉलेट एक्ट जो ऐसा एक्ट था जो कि सब लोगों के लिए हित में नहीं था। जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये लॉन्च किया था, पर ये इंडियंस के लिए बहुत ही बुरा था। इसी कारण के चक्कर में रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया गया था। पर खिलाफत मूवमेंट को उसी के साथ जोड़ दिया गया था, मतलब कि जो 2 ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने भी हमारी, मतलब जो, मतलब हम कह सकते हैं इस एक्ट को ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि इसका नाम बन गया था खिलाफत एक्ट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो इससे आपको यह पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे थे ऑटोमन टर्की। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी ईयर में एंड हुई थी। तो वो मेनली हुई थी 1918 में। और कौन सी ईयर से शुरुआत हुई थी इसकी? तो हुई थी 1914 से, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक ही चली थी। देयर आर र्यूमर्स दैट हार्श ट्रीटी वुड बी इम्पोज्ड ऑन द खिलाफत। तो ये एक बहुत ज्यादा र्यूमर फैल रहा था, हम कह सकते हैं अगवा टाइप, कि भाई बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी इम्पोज करनी जाने वाली है जो कि लोग खिलाफत को सपोर्ट करते हैं। सो अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। तो तभी एकदम ही खिलाफत कमेटी को बिठा दिया गया था, मतलब कि उसे फॉर्म कर दिया गया था 1919 में, मार्च में, टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर्स। अगला इसमें हम रॉलेट एक्ट का मेनली देख लेते हैं। द डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम द रॉलेट एक्ट एंड द फेरियल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। अब मेन तो भाई सब लोग खुश तो नहीं थे रॉलेट एक्ट से, क्योंकि मेन तो वो एक ऐसा एक्ट था कि भाई पुलिस, जैसे ब्रिटिशर थे, वो आपको जेल में बंद कर सकते थे 2 साल के लिए और बिना किसी ट्रायल के लिए। पूरी डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। और मेनली इसमें यह था कि भाई अगर तुमने, मतलब कोई काम करा है, कोई मतलब कि गलत काम किया है, नहीं किया है, अगर ब्रिटिशर्स चाहेंगे तुम्हें जेल में डालना तो तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, और तुम्हारा कोई ये भी नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं होगी 2 साल तक। फेलियर ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, पर अब फेलियर होगी तो रॉलेट सत्याग्रह का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक साथ ही जलियांवाला बाग के बाद बहुत सारे लोगों के इतना ज्यादा, मतलब कि अगवा वगैरह फैल गए थे, हम कह सकते हैं लड़ाइयां वगैरह, दंगे हो गए थे, कि लोगों के चक्कर में महात्मा गांधी जी को ये अपना जो एक्ट था वो वापस लेना पड़ा, जो कि था रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग, तो मेनली इसके 3 कॉसेस थे जो कि थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला खिलाफत इशू, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। तो अब जलियांवाला बाग में क्या होता है? द atrocious killing of hundreds of innocent people by the British at Jallianwala Bagh had made the Indian masses resentful towards the British rule। तो मेन था भाई कि भाई बहुत ज्यादा किलिंग्स हो गई थी, हंड्रेड्स ऑफ द पीपल जो कि इनोसेंट पीपल थे उनकी किलिंग हो गई थी ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग। और मेनली वो किसके हाथों हुई थी? जनरल डायर के हाथों में।
जिसके चक्कर में इंडियन मासेस के मतलब जो मन में था वो बहुत ज्यादा गुस्सा बैठ गया था टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल के खिलाफ। मेथड, अब हम क्या क्या मेथड्स अपना सकते हैं। सरेंडर्ड गवर्नमेंट टाइटल्स, तो बहुत लोगों ने क्या करा कि भाई ताकि ब्रिटिशर्स को मजा कर सिखा सके, हम कह सकते हैं ना मजा सिखाना या चखाना कुछ इस टाइप का, तो लोगों को ये था कि भाई अब गवर्नमेंट को उनका एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे से कितना गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोगों को बड़े बड़े टाइटल्स मिले हुए थे, जैसे कि इस समय मिलते हैं मिस्टर क्वीन या फिर मिस्टर किंग, मिस्टर क्वीन, जैसे कि भाई बहुत बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, तो सबने अपने जो टाइटल्स थे वो सरेंडर कर दिए थे, मतलब कि हमारे को ये कोई भी अब टाइटल नहीं चाहिए तुम्हारे से। बॉयकॉटेड सिविल सर्विसेज, अब लोगों ने सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया था, आर्मी को ज्वाइन करना बिल्कुल छोड़ दिया था, पुलिस को बिल्कुल ज्वाइन करना छोड़ दिया था, कोर्ट्स में जो लॉयर्स थे उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लॉयर्स की कमी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, स्कूल्स में अब जो जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने स्टूडेंट्स को स्कूल, जो भी बच्चे थे स्कूल्स भेजना बिल्कुल ही बंद कर दिया, एंड फॉरेन गुड्स को बिल्कुल ही बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जैसे कि इस समय कहते हैं चाइनीज माल बंद करो इस टाइप से, तो वैसे ही काम कर दिया गया था। एंड इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जरा सा भी रिप्रेशन करती थी कि भाई लोगों का दबाव डालती थी, एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, तो ये मेनली लोगों ने कह दिया था कि भाई अगर ज्यादा रिप्रेशन तुम हमारे ऊपर डालोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस जो कैंपेन है उसे लॉन्च कर देंगे। अगले इसमें डिसएग्रीमेंट्स, अब कौन कौन लोग थे डिसएग्री हुए। फ्यू कांग्रेस मेंबर्स वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग द, मतलब कि कुछ अब भाई मेहनत सब कुछ जब बॉयकॉट हो रहा था तो यही होगा कि भाई काम करते इस बार इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर देते, इलेक्शंस भी इस बार हेल्ड नहीं किए जाएंगे, बट जो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे कि भाई इलेक्शंस को ना करवाया जाए, एज दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सिस्टम बाय बीइंग इन पावर, तो वो कांग्रेस जो थी वो मेनली यही चाहती थी उस समय कि भाई हम ऐसा कुछ काम कर सके ताकि जो बहुत सारे जो मतलब कि इंडिया में चेंजेस आ सके और लोग जो है वो यूनिटी में रह सके। इस समय आप देखते होंगे कि आपको लगता होगा कांग्रेस तो बहुत ही बुरी पार्टी है या कोई भी इसका काम नहीं है हिसाब से, पर शुरुआत में जो फ्रीडम वगैरह जो भी दिलवाई थी वो सब कांग्रेस के ही हाथों हुई थी, तो इसलिए कांग्रेस जो एक ऐसी पार्टी है जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता, जो कि 1885 में स्टैब्लिश हुई थी और पूरे एशिया की कहते हैं सबसे फर्स्ट पार्टी थी। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, तो सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था, और वो भी कांग्रेस के अंदर में, द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। कुछ लीडर्स ने तो डर भी गए थे क्योंकि भाई मूवमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा वायलेंट बनती जा रही थी। सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द भाई जब एनसीएम चल रहा था, इसे हम एनसीएम भी कहते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत मूवमेंट में दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, तो वो कौन थे, मोहब्बत अली एंड शौकत अली, जिन्होंने किया था मार्च 1990 में। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड विद लीडर्स सच एज मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन मार्च 1919 इन बॉम्बे। महात्मा गांधी ने कैलकाटा सेशन में ऑफ द कांग्रेस कन्विंस कर लिया था अदर लीडर्स को कि भाई हमारे को नीड है टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्वराज इन सितंबर 1919, पर जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था वो अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कांग्रेस ऑन दिसंबर 1920, जब कांग्रेस का एक सेशन था नागपुर में। इसमें हम देख लेते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो अब कुछ मूवमेंट्स ऐसी थी जो कि टाउन्स में हो रही थी, तो इसमें पहले था स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया था, कॉलेजेस को छोड़ दिया था, जो टीचर्स थे हेड मास्टर थे उन्हें अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था, लॉयर्स जितने भी थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी परफॉर्म करना बंद कर दिया था कि भाई अब हम आगे गवर्नमेंट के लिए मतलब कि ब्रिटिशर्स के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, और जितने भी काउंसिल्स के इलेक्शन थे उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया गया था। पर मैंने जैसे कि आपको बताया कांग्रेस जो थी वो अपने इलेक्शन से खुश नहीं थी कि उनकी इलेक्शंस बंद कर दी जाए, पर मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में यही काम कर दिया गया था, बॉयकॉट कर दिया गया था, एक्सेप्ट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। फॉरेन गुड्स आर बायकॉटेड, कि जैसे कि इस समय कर दिया कि चाइनीज को माल नहीं खरीदना चाहिए, उस समय हो गया था कि भाई कोई भी बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे वो चाइना का हो कहीं का भी हो, पर इंडिया के बाहर का वो सामान नहीं होना चाहिए। लिक्विड शॉप्स पिकेटेड, मतलब कि जो लिक्विड शॉप्स होती है शराब की जो दुकानें होती है वहां पे चोरियां बहुत ज्यादा हो गई थी, एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनिफायर्स, पर जो बहुत सारे जो फॉरेन क्लोथ्स थे उन सबको जला दिया गया था, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। इफेक्ट, अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड,
अब मेन तब सब लोगों ने जब भाई बाहर के कपड़े पहनना ही बंद कर दिए, तो जो फॉरेन क्लोथ के जो मतलब कि खरीदे जाते थे अब वो बिल्कुल ही बंद कर दिए गए थे। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग ₹102 टू ₹57 करोड़। अब देखेंगे बिल्कुल हाफ का डिफरेंस आ चुका था, हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा था पर हाफ तक का डिफरेंस आ गया था जो क्लोथ की वैल्यू थी। पहले जो हम इंपोर्ट करते थे वो 102 करोड़ का करते थे, पर अब सीधा 57 करोड़ का करने लगे थे। तो इससे आप ये सोच सकते हैं जितने भी हमारे पास बचे, जैसे कि हमारे पास 55 करोड़ जो बचे वो हम अपने इंडिया में ही यूज कर सकते थे। मर्चेंट और जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई हम तो फॉरेन गुड्स को या फिर कोई भी फॉरेन के सामान को नहीं बेचेंगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जितनी भी प्रोडक्शन होती है इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की वो भी एकदम ही बिल्कुल भी मतलब कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए थे, और जितने भी बाहर के सामान थे वो एकदम ही बंद हो गया था। ऑब्स्ट्रक्शंस फेस्ड। अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब मैंने भाई सब कुछ एक बार में बंद कर दिया, पर भाई घर मतलब कि अगर आपने बाहर का सामान बंद कर दिया तो ये तो है ना कि घर में कुछ सामान होना चाहिए तभी तो आप बाहर का सामान बंद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, या तो घर का सामान या बाहर का सामान। और अगर बाहर का सामान अगर आपने बंद कर दिया तो घर में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, तभी तो आप बाहर का सामान उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो खादी क्लॉथ तो ज्यादा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, जिसके चक्कर में जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि इतना भाई अफोर्ड वो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए फिर उन्हें वापस से ही जो बाहर के फॉरेन क्लोथ थे वो उन्हें यूज करने पड़े। इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो एकदम ही बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे, और मोस्टली ब्रिटिशर्स के सबने बायकॉट करने शुरू कर दिए थे। पर मेन प्रॉब्लम तो ये होती है अगर आपने बाहर का कुछ सामान बंद कर दिया तो अपने घर में भी तो कुछ होना चाहिए। अब आपने ब्रिटिशर्स स्कूल से जितने भी थे सब बच्चों ने जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, पर मैंने अब इंडियन स्कूल्स होने भी तो जरूरी थे, पर उस समय तक इंडियन स्कूल ज्यादा नहीं बने थे। इसी कारण जितने भी स्कूल्स के टीचर्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स थे, उन्हें वापस से ही अपने स्कूल जाना पड़ा। अगला इसमें हम देख लेते हैं जो कि मेनली रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब बहुत ज्यादा लड़ाइयां दंगे होने लग गए थे कंट्री साइड में। जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज्यादा मतलब कि भीख मांगना पड़ गया था, क्योंकि मैंने उनके बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और उन्हें अपने जितने भी भाई लैंडलॉर्ड्स वगैरह का पैसा वगैरह भी चुकता करना होता था। इन अवध, अवध में क्या हुआ था आपको ये सेकंड पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है इतनी। अवध में मेनली हुआ था जो हाउसेस थे ऑफ तालुकादार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, क्योंकि मेन फार्मर्स जो थे वो इतने भाई इनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो मर्चेंट्स तालुकदार्स को पैसे दे सके। बाजार वर लूटेड, भाई जितने भी लोग थे उन सबने बाजार को लूट लिया। ग्रेन की होड़ बहुत ज्यादा मच गई थी, तो भाई जहां भी दिखा कि भाई ग्रेन्स के ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, चलो चलो सब कुछ चोरी कर लिया। कोई लोग मतलब कि ट्रक्स के ऊपर चढ़ के सामान ले लिया। रेल्स वगैरह उस समय बहुत ज्यादा जाती थी, तो उससे बहुत सारा सामान चोरी होने लग गया था। Local leaders told the peasants that Gandhiji has declared that no taxes were to be paid and land was redistributed among the people मतलब पुअर पीपल। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या बोल दिया पीजेंट्स को कि भाई गांधी जी ने मना कर दिया कि कोई भी टैक्स नहीं देना तुम्हें, और मेनली तुम जितने तुम्हारा जो जो जमीन थी वो लोगों ने ले रखी थी वो भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। पर ऐसा तो गांधी जी ने कुछ बोला ही नहीं था, इससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा उस समय ह्यूमर फैल रहा था, कितनी ज्यादा अगुवाई फैल रही थी। Nai Dhobi bands were organized by the panchayats for depriving landlords of the service of even barbers and washermen। अब मेन था पहले तो सिर्फ फार्मर्स ही गरीब होते थे, पर अब धीरे धीरे भाई अगर आप किसी इंसान के पैसे नहीं दोगे तो वो भी तो इंसान एक टाइम में गरीब होने लगेगा। इसी के कारण बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी भी जिंदगी जो थी वो एकदम ही खराब हो चुकी थी। द औद किसान सभा, एक औद किसान सभा बनाई गई थी जो कि सेटअप की गई थी, और जिनके हेड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्रा एंड फ्यू अदर इन अक्टूबर, मतलब कि कुछ अदर बना दिए गए थे लीडर्स इन द अक्टूबर। अब रिवॉल्ट्स क्या क्या होते हैं बाय द ट्राइबल्स, मतलब जो ट्राइबल्स थे उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट्स करे, जैसे कि पहला द गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जितने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया थे, क्योंकि मैंने तो लोग जलाए जा रहे थे फॉरेस्ट वगैरह को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits। अब मैंने तो जितने भी भाई गरीब लोग थे वो सब क्या करते थे, फॉरेस्ट में गए, जितने भी अच्छे अच्छे सारे सामान थे सब तोड़ लाते थे और सब कुछ खराब कर देते, मतलब कि खुद खुद अपने अपने फैमिली में गुजारा चला रहे थे, पर पूरी कंट्री को उस समय तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। इसी कारण में जितने भी जो फॉरेस्ट थे गवर्नमेंट के उन सबको क्लोज कर दिया गया। आलूरी सीताराम राजू, उन्होंने लेड किया था गोरिल्ला वॉरफेयर इन द गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये लास्ट है इस वीडियो का, जो कि मेरे लिए रिबेल्स जो थे वो अटैक कर दिया था, मतलब कि जितने भी रिबेलियंस थे उन सबने पुलिस स्टेशन को अटैक कर दिया था, और अटेम्प्ट बहुत सारे किए गए थे कि भाई ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिया जाए, और जो कैरीज करते थे बहुत सारे वेलफेयर वारफेयर ऑफ
अचीविंग स्वराज, मेन तो लोग बहुत सारे तरीके अपनाते कि भाई हमें कैसे भी इंडिपेंडेंस मिल सके। स्वराज इन द प्लांटेशंस, अब भाई स्वराज जो थी प्लांटेशंस वाले जो लोग थे उनको क्या चाहिए था स्वराज के टाइम पे, ऐसा मतलब कि वो स्वराज तो चाहते थे पर उन्हें मेनली क्या चाहिए था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1851 जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको अलाउड नहीं किया गया था कि भाई वो अकेले टी गार्डन में रहे विदाउट एनी परमिशन। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफीटेड द अथॉरिटीज, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने डिफीट कर दिया गया था अथॉरिटीज को, और जो पीजेंट जितने भी थे वो लेफ्ट ओवर फील कर रहे थे, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब सबको लगा था कि भाई अब तो गांधी राज आने लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, पर इतनी ज्यादा र्यूमर्स, इतनी ज्यादा अफवाहें फैल रही थी जिसके कारण सबको क्या लगने लगा, सबको लगने लगा कि जो गांधी राज है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहा है, और जितने भी लोग हैं मतलब कि जो एवरीवन पीपल है वो बहुत ज्यादा ही सबको ये लगने लगा कि अब तो गांधी राज आ रहा है, और जो जितने भी विलेजेस है वो सबके उनके ही हो गए हैं, मतलब कि सब लोगों को ये लगा कि गांधीराज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, कि सबको अपना लैंड दिया जाएगा उन्हीं के विलेजेस में। और जो कि मेनली ऑन फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने सोचा कि एक काम करते हो, अब मैं इसे जो विड्रॉ कर लेता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि मेन तो बहुत ज्यादा वायलेंट वगैरह फेस करना पड़ रहा था। मैंने आपको इतने सारे वायलेंट बताए कि मेन तो लोगों के बीच में र्यूमर्स बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही थी जो कि महात्मा गांधी ने कही भी नहीं थी, और खास तौर पे जो महात्मा गांधी के खुद ही लीडर्स थे, छोटे लीडर्स जो भी थे वो भी खुद ही अफवाहें फैला रहे थे। जब उनको खुद ही नहीं पता तो लोगों को क्या पता होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे हम पार्ट 3 में। और मैंने आपको मेनली बताया था कि जी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस कब कब आएंगी, तो वो मिलेंगी वेडनेसडे सैटरडे को 7 से 8 के बीच में लाइव। तो आप अपने लाइव चैट्स में अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।